Good evening, everyone. Welcome to the official YouTube channel of Officer Sunny 24/7. So first of all, let me know how are you all, and also let me know is audio video both are okay? Are we good to go? एक बार जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में क्या ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही ठीक है. शुड वी स्टार्ट द सेशन? तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल बी को. एज यू नो ये आपका सेशन है, IEIFS बाइलिंगुअल सेशन है, जहाँ पे हर दिन एक पर्टिकुलर यूनिट को हम डिस्कस कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ एडवांस क्वेश्चन. क्लास नंबर 16 आज हमारा होगा. मॉड्यूल बी हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज जो है मॉड्यूल बी का यूनिट नंबर 18 यानी कि सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स को हम डिस्कस करेंगे. सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स एंड GDP कॉन्सेप्ट की बात करें तो सेकेंड लास्ट चैप्टर है आपकी मॉड्यूल बी का. इस चैप्टर में क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके के आ सकते हैं मैं पहले आपको बता दूं. थ्योरी पे क्वेश्चन आ सकता है, लाइक डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम पूछ लिया, GDP पूछ लिया, GNP पूछ लिया, या मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग GDP GNP आपसे पूछ लिया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा मेथड ये है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको 4 से 5 फॉर्मूलाज दे देंगे, पूछ लेंगे इनमें से कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, कि GDP से GNP कैलकुलेट कर रहे हो, GNP से NDP कैलकुलेट कर रहे हो, ऐसे कुछ फॉर्मूलाज दे दिए जाएंगे और आपको आंसर करना है कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे करेक्टली मैच कर रहा है. थर्ड आपका जो वे है क्वेश्चन आस्क पूछने का इस चैप्टर में वो है न्यूमेरिकल, कि आपको वैल्यूज़ दे दी जाएंगी और उन वैल्यूज़ को सर्टेन फॉर्मूलाज जो आपको याद होने चाहिए उनमें पुट करके आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है. जैसे कि सर्टेन वैल्यूज़ आपको दे दी और पूछ लिया GDP कैलकुलेट करो, सर्टेन वैल्यूज़ आपको दे दी और पूछ लिया नॉमिनल GDP कैलकुलेट करो, या GDP डिफ्लेटर कैलकुलेट करो, या फिर NDP कैलकुलेट करो. तो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में बन सकते हैं, एक थ्योरी, एक फॉर्मूला, एक न्यूमेरिकल. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन के साथ ही फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर आपको आंसर करना है. देखो ये थ्योरी पैटर्न है, ये क्वेश्चन कैसा है, थ्योरी वाला है कि इस चैप्टर के ऊपर थ्योरी आपसे पूछ ली गई, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है, A, B, C और D. देखो फर्स्ट बोल रहा है बात हो रही है नॉमिनल GDP और रियल GDP की. तो आई गेस GDP तो हमें पता ही है क्या होता है. GDP का मतलब क्या है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री में. तो मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ वन फाइनेंशियल ईयर. अब ये प्रोडक्शन चाहे इंडियन करें चाहे फॉरेनर करें डजेंट मैटर टू अस, बट प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होना चाहिए क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है. ठीक है, अब ये तो वैल्यू हो गई GDP की. अब एक GDP होता है नॉमिनल, एक होता है रियल, इनमें से कौन सा क्या है आपको बताना है. फर्स्ट इज सेइंग nominal GDP is the money value of all goods and services produced in a year. Second is saying nominal GDP is the indicator of the real performance of the economy as the prices change over the time adjusting inflation. Third बोल रहा है real GDP कैलकुलेट करते हैं हम as the money value of all goods and services जो कि प्रोड्यूस हुए हैं कंट्री में ड्यूरिंग अ वन फाइनेंशियल ईयर यूजिंग द कॉन्स्टेंट सेट ऑफ मार्केट प्राइस दैट हैव प्रिवेल्ड इन अ सर्टेन चूजन बेस ईयर. अब आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रियल GDP और नॉमिनल GDP के बारे में सही है. चलिए फर्स्ट मैं आपको बता दूं नॉमिनल GDP जो है वो करंट प्राइस पे निकाली जाती है. नॉमिनल GDP को करंट प्राइस पे निकाला जाता है विदाउट एडजस्टिंग इन्फ्लेशन. करंट प्राइस है यानी कि इन्फ्लेशन तो आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो ना, यानी कि सेकंड तो डायरेक्टली आपको गलत दिख रहा है, सेकंड तो रॉन्ग है. फर्स्ट की बात करें तो नॉमिनल GDP मनी वैल्यू निकाल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज जो एक फाइनेंशियल ईयर में बने हैं. बिल्कुल सही है ना, कोई कंपैरिजन हम नहीं कर रहे, सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर में जो प्रोडक्शन बना है उसकी वैल्यू निकाल ली. सेकंड बोल रहे हैं रियल GDP इज कैलकुलेटेड एज द मनी. अच्छा, रियल GDP जो है वो कैलकुलेट किया जाता है कांस्टेंट प्राइस पे. रियल GDP को कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट प्राइस पे. कांस्टेंट का मतलब बेस ईयर के प्राइस से कंपेयर करके रियल GDP आपका निकलता है जहां पे इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट किया जाता है. ठीक है, तो थर्ड बोल रहा है रियल GDP कैलकुलेट करता है मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर जिसमें कांस्टेंट सेट ऑफ मार्केट प्राइस को ले रहे जो कि आपका चूजन बेस ईयर का होगा, यानी कि ये सही है. तो A और C जो है राइटली डिफाइंड है अबाउट द नॉमिनल GDP एंड रियल GDP, बट B गलत है. B गलत है क्यों? क्योंकि बोल रहा है नॉमिनल GDP इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता है, नहीं करता, रियल GDP एडजस्ट करता है. ठीक है, सो राइट आंसर है C. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन GDP. ग्रीन GDP के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो अब GDP तो सुना है हमने, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए गए हैं
वो ग्रीन जीडीपी है, सॉरी वो जीडीपी है। तो फिर ग्रीन जीडीपी क्या है? ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट हम क्लाइमेट एक्शन के साथ लेकर आए, जिसमें हम एक्चुअल में मेजर करते हैं वो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन अ कंट्री जिसने अर्थ को किसी भी तरीके से हार्म नहीं किया हो, है ना, उस प्रोडक्शन को हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो ग्रीन जीडीपी हो जाता है। तो देखो, अ टर्म फॉर जीडीपी आफ्टर एडजस्टिंग एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, it was started through a system of national accounts, then can be used to determine monetary value of tangible intangible component of something। अब आपको आंसर करना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ग्रीन जीडीपी के बारे में करेक्ट है, ए, बी, सी और डी। बताइए क्या सही होगा, ए, बी, सी और डी? And actually the right answer is D, all are correct। green GDP after adjusting environment degradation निकाला जाता है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008 के अकॉर्डिंग इसको लाया गया और डिटरमाइन करता है मॉनेटरी वैल्यू टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों कंपोनेंट्स की प्रोडक्शन भी देख रहा है, एनवायरमेंट का हार्म जो है वो भी देख रहा है, तो राइट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? फर्स्ट इज सेइंग net foreign factor income GNP minus GDP, second is saying GNI gross national income equals to GNP plus income spent by foreigners within the country plus in foreign income not remitted by citizen, third is saying net national income GNI minus depreciation and fourth is saying all are correct। I mean चारों में से कौन सा स्टेटमेंट यानी कि फॉर्मूला जो है इनकरेक्ट है, ए, बी, सी और डी? चलिए, सबसे पहले नेट फैक्टर फॉरेन फैक्टर इनकम की बात हम करें तो ये क्या है, वो इनकम का डिफरेंस जो इंडियंस ने बाहर जाके कमाया और फॉरेनर्स से इंडिया में आके कमाया है, तो बिल्कुल सही है। जीएनपी में से जीडीपी माइनस कर दो, आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है? जीएनपी, सिटीजन की इनकम इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर, प्लस फॉरेनर्स ने जो पैसा इंडिया में खर्च किए, हमारे यहाँ पे रेंट दे रहे हैं, हमारे यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज परचेस कर रहे हैं, तो वो पैसा हमारी इनकम है ना, और वो पैसा जो फॉरेन इनकम है हमारी कंट्री के लोग वहाँ कमा रहे हैं पर उन्होंने इंडिया में भेजा नहीं है, पर है तो हमारे सिटीजन की इनकम, तो वो तो काउंट करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड, नेट नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, नेट नेशनल इनकम मिल जाएगा। इट मीन्स ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर, हर एक स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। GDP is the final value of goods and services produced within the geographical boundary of a country. In India, contribution to GDP are mainly divided into three broad sectors: agriculture and allied, industry and services. Third, net domestic product accounts for the capital that has been consumed over the year in the form of housing, vehicle, machinery or iteration. GDP और GNP के ऊपर आपके स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है, ए, बी, सी और डी। सॉरी, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है रिगार्डिंग दी जीडीपी और एनडीपी। देखो, जीडीपी तो बिल्कुल सही है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर बनाया जा रहा है वो जीडीपी है, दैट इज ट्रू, है ना, और तीनों सेक्टर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्री, तीनों से मिलकर बना है। ठीक है, थर्ड, एनडीपी भी सही है। क्यों सही है? एनडीपी क्या होता है? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो आप लिख ही रहे हो ना कि कंज्यूम्ड वैल्यू आपने कैलकुलेट करिए, कंज्यूम मतलब डेप्रिसिएशन के बाद वाली वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे वो हाउसिंग में हो, चाहे वो व्हीकल में हो, चाहे वो आपका मशीनरी में हो। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी, ए, बी एंड सी सभी करेक्ट है ना, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, सी आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, जो कि पूछ रहा है एक फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन। द डैश इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द country citizen
वेदर ओवरसीज और रेसिडेंट इन अ ईयर माइनस डेप्रिशिएशन। अब देखो वर्ड्स से हम फाइंड आउट कर लेंगे कौन सा सही है। अगर बोला गया है कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर बना है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। अगर बोला जा रहा है सिटीजन बना रहा है तो वो क्या होगा, डोमेस्टिक नहीं नेशनल प्रोडक्ट होगा। सिटीजन बना रहा है तो ये तो कंफर्म है ये नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट कर दो, क्लियर। अब बात आती है इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर बना रहा है, बट डेप्रीशिएशन हटाकर, डेप्रीशिएशन हटा रहे हैं तो ग्रॉस वैल्यू हो ही नहीं सकती है, क्या होगा, नेट वैल्यू, ठीक है। तो एनएनपी की डेफिनेशन दी गई है दैट इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री सिटीजन वेदर ओवरसीज और रेसिडेंट इन अ ईयर माइनस द डेप्रीशिएशन। अगर हम डेप्रीशिएशन माइनस नहीं करते ना, माइनस डेप्रीशिएशन को हटा देते तो ये जीएनपी बन जाता है ना, पर डेप्रीशिएशन को ऐड किया है यानी कि डेप्रीशिएशन को हटाया है, ये वर्ड लिखा है यहाँ पर, तो इसलिए ये एनएनपी होगा। तो राइट आंसर इज ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर राइट अबाउट जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर को लेके कौन सा स्टेटमेंट आपका राइट है यहाँ पे। फर्स्ट कह रहा है जीडीपी डिफ्लेटर इज अ मेजर ऑफ द लेवल ऑफ प्राइजेस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इकोनॉमी। बोल रहा है सेकंड, जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर हेल्प करता है इकोनॉमिक्स को कंपेयर करने में लेवल ऑफ रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। थर्ड, ये मेजर करता है जनरल प्राइस इन्फ्लेशन जो कि कैलकुलेट किया जाता है नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। बताना है आपको जीडीपी डिफ्लेटर को लेकर कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो करेक्ट है, ए बी सी और डी। Which statement is right here? ओके तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला याद रखिएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, दैट इज नॉमिनल जीडीपी माइनस डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से आप जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हो, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, आपके इकोनॉमिस्ट जो है प्राइजेस को कंपेयर करके, लेवल्स ईयर्स को कंपेयर करके आपका जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और पहला भी बिल्कुल सही है, जीडीपी डिफ्लेटर आपका लेवल ऑफ प्राइजेस जो है न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का इन्फ्लेशन निकालता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर एक्चुअल में है क्या, राइट आंसर होगा सी। जीडीपी डिफ्लेटर एक्चुअल में है क्या, आपका एक तरीका है इन्फ्लेशन को मेजर करने का जो मोर कॉम्प्रीहेंसिव वे में आपको इन्फ्लेशन कैलकुलेट करके देता है ना। इन मोर कॉम्प्रीहेंसिव वे आप जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम। क्या है हमारा डिस्पोजेबल इनकम। देखो एक होता है पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम का मतलब है टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर एक साल में मैं 10 लाख रुपए कमा रही हूँ तो वो मेरी पर्सनल इनकम है। अब चाहे मैं वो अदर 24/7 से कमाऊँ या शेयर मार्केट से कमाऊँ या म्यूचुअल फंड से कमाऊँ या कहीं और जॉब करके कमाऊँ, डजेंट मैटर, पर एक साल में जो भी पैसा मैं कमा रही हूँ वो मेरी पर्सनल इनकम है। अब मैं एक साल में जो 10 लाख रुपए कमा रही हूँ, क्या मैं वो पूरे 10 लाख रुपए यूज कर सकती हूँ कुछ खरीदने के लिए या वट एवर द पर्पसेस, क्या मैं पूरा खर्च कर सकती हूँ। तो यू विल से आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि उस इनकम पे मुझे अपनी टैक्स लाइबिलिटी पे करनी है। सरकार ने कहा है कि अगर कोई पर्सन 3 लाख रुपए के ऊपर पैसा कमा रहा है इन वन फाइनेंशियल ईयर तो उसको टैक्स पे करना होगा, है ना। तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी में तो 10 लाख रुपए कमा रही हूँ, तो यहाँ पर जितना भी पैसा मैंने कमाया है पर्सनल इनकम में, उस पर्सनल इनकम में से मुझे डायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने होंगे। तो जो रिमेनिंग अमाउंट मेरा बचेगा वो कहलाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, या सिंपली आप डिस्पोजेबल इनकम बोल दो। सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस क्यों लिख रही हूँ, इनडायरेक्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इनडायरेक्ट तो आप तब पे करते हो ना, तब कुछ खरीद रहे हो, कोई सर्विस ले रहे हो। जीएसटी कहाँ लगेगा, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के टाइम पे, है ना, कोई सर्विस ले रहे हो, कोई प्रोडक्ट ले रहे हो। तो पर्सनल इनकम में से पहले मैं डायरेक्ट टैक्सेस माइनस करूंगी,
वो माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग पैसा बचा है वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगा, जो मेरी खर्च करने योग्य आय है। अब 10 लाख में से 2 लाख का मैं टैक्स दे चुकी हूँ, 8 लाख मेरे पास बचा है। अब वो 8 लाख को मैं सेव करूँ, खर्च करूँ, वट एवर आई कैन डू, मैं वो कर सकती हूँ, वो मेरी डिसीजन है ना। एज पर माई रिक्वायरमेंट मैं वो कर सकती हूँ, क्योंकि अब मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। तो राइट आंसर विल बी योर सी ऑप्शन। सॉरी, राइट आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग जीएनपी? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है रिगार्डिंग जीएनपी? GNP equals to GDP minus depreciation, GNP equals to GDP plus taxes minus subsidy, GNP equals to NNP minus depreciation minus income from abroad, GNP equals to GDP plus net income from abroad. इनमें से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताना है। A, B, C और D? ओके, चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करने से जीएनपी आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें से तो माइनस करने पे एनडीपी आ जाएगा, तो पहला तो रॉन्ग है। दूसरा बोल रहे हैं जीडीपी में टैक्स और सब्सिडी जोड़ देंगे, तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका जीडीपी मार्केट प्राइस, है ना। टैक्स जोड़ दिया, सब्सिडी हटा दिया, बट ये जीएनपी में थोड़ी ना कन्वर्ट हुआ, ये भी गलत हो गया। एनएनपी माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो जीएनपी नहीं मिलेगा, नहीं, ये प्लस होना चाहिए था, यानी कि ये भी गलत हो गया। एनएनपी में डेप्रिसिएशन प्लस करोगे तो क्रॉस वैल्यू आएगी ना, तो ये भी गलत हो गया। जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम, तो ये सही है। जीडीपी में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप ऐड कर दोगे तो आपको जीएनपी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि डी इज ओनली राइट ऑप्शन। सिर्फ और सिर्फ करेक्ट फॉर्मूला जो है वो आपका डी है। अच्छा, आप ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ना थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इनिशियली। क्या मेहनत करना है? आपको समझना है ग्रॉस वर्ड का मतलब क्या है, ग्रॉस क्या है, नेट क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, नेशनल प्रोडक्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, एंड फैक्टर कॉस्ट क्या है। ये सारे टर्म्स समझने होंगे फर्स्ट, देन इनका कन्वर्जन आपको समझना होगा। कन्वर्जन मतलब कि नेट से ग्रॉस में कैसे जाना है, ग्रॉस से नेट में कैसे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे जाना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में कैसे जाना है। ये कन्वर्जन थोड़े से समझने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया तो ऐसे क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, राइट आंसर हियर विल बी डी। चलिए नेक्स्ट, जीडीपी डिफ्लेटर इज एन ऑफन सिटेड टर्म इन इकोनॉमिक डिस्कशन। जीडीपी डिफ्लेटर को काफ़ी हम डिस्कशन में लेकर आते हैं। व्हाट डज इट रिलेट्स टू? ये किससे रिलेट करता है? इवैल्यूएट करते हैं इन्फ्लेशन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द जीडीपी, शो करता है रियल जीडीपी ग्रोथ ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्रोडक्शन। जीडीपी डिफ्लेटर एक्सक्लूड करता है सर्विसेज वाइल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्लूड करता है, और नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है फॉर द जीडीपी डिफ्लेटर? ए, बी, सी और डी? बताइए कौन सा करेक्ट है, ए, बी, सी और डी?
Good morning, everyone. Welcome to the official YouTube channel of Officer Study 24/7. First of all, let me know how are you all, and also let me know is audio video both are okay? Are we good to go? एक बार जल्दी से बता दीजिए। तो आई गेस कल शाम को 8 बजे जो सेशन हुआ था आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए किया गया था फॉर द JIB जून पेपर। तो आज से जो है एक नई सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पर डेज काउंटडाउन हम करते रहेंगे कि हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट। थोड़ा सा यहाँ पे डर भी क्रिएट होगा मन में कि यार ठीक है 30 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, काइंड ऑफ थिंग। तो डू नॉट पैनिक अबाउट इट, जस्ट कीप रिवाइजिंग द कंटेंट, प्रैक्टिस करते रहिए एंड टॉपिक वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते रहिए। अच्छा, क्या इस सीरीज में मैं करने वाली हूँ, आई विल इन्फॉर्म यू ऑल हियर। सबसे पहली चीज़ तो ये जो सीरीज हमारा रहेगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काइंड ऑफ एक तरीके से मॉक टेस्ट आप मान लीजिए इसको। 30 डेज लेफ्ट है आपके, क्योंकि हम जून को तो काउंट ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काइंड ऑफ मॉक टेस्ट मान लेंगे, जो हर दिन हाफ आवर्स में हम डिस्कस करेंगे विद दी पार्ट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिंग ऑल्सो। यानी कि इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके लिए वो सारे टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आऊंगी जो ऑन द बेसिस ऑफ की टेक अवेज मई 2024 या 23 एंड अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रहे हैं। देखा गया है कि ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में या किसी ना किसी शिफ्ट में तो ये क्वेश्चंस पूछे ही गए, इन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे विद दी सर्टेन लिमिटेड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एज वेल, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। साथ ही में मैं आपको यूनिट नंबर भी शो करती रहूंगी, किस यूनिट से ये क्वेश्चन बिलोंग करता है। अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसको खुद से उस पर्टिकुलर यूनिट में जाके आप रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पार्टिसिपेट करना है सभी को, आंसर करिएगा। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ए TLTRO अकॉर्डिंग टू द टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन प्रोग्राम, व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक्स इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी एज कोलेटरल। तो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू TLTRO प्रोग्राम जो हमारा है। Who is obligation? What is the obligation of banks in terms of holding securities as collateral? A, B, C और D? आपको बताना है यहाँ पर what is the obligation of bank in terms of holding security as collateral. Banks are not required to maintain any security for amount received under the TLTRO. Second is saying banks are required to maintain a specified security for the amount received under TLTRO in their AFS, that is available for sale book. Then banks are required to maintain a specified security for the amount received under their TLTRO in their HTM book, that is held to maturity. Then banks are required to maintain a specified security for the amount received under the TLTRO in their investment account. So which of the following is correct here? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे, ये आपको आंसर करना है। So first of all, do remember जब भी हम बात कर रहे हैं TLTRO की, टारगेटेड लिंक्ड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन की, इनको मेनली कोविड के टाइम पे RBI ने बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करवाया स्पेसिफिक सेक्टर्स में फंड प्रोवाइड करने के लिए, है ना। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन लेकर आए थे हम, जहाँ पे RBI ने कहा वो पर्टिकुलर सेक्टर जो कि अभी कैपिटल का डेफिशिएंसी है, वहाँ पे उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उनको यहाँ पर कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एक्चुअली द राइट आंसर इज सी, TLTRO इन देयर हेल्ड टू मैच्योरिटी बुक, अमाउंट जो रिसीव हुआ है उनको स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मेंटेन करनी होगी। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। अब ये TLTRO क्या है, हेल्ड टू मैच्योरिटी में क्या करना है हमें, वो देख लेते थोड़ा सा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी 30 यूनिट से बिलोंग करता है ये टॉपिक आपका। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन या लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, दोनों की ही हम बात करें, ये RBI कंडक्ट करवाता है इंश्योर करने के लिए एडुकेट लिक्विडिटी लॉन्गर पीरियड फॉर स्पेसिफिक सेक्टर। देखो रेपो ऑपरेशन तो हम सबने सुना है ना, रेपो रेट वो रेट है जिसपे RBI कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेस देन 3 मंथ्स के लिए। इसी रेपो को लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन भी बना दिया गया है, जिसमें 1 ईयर 3 ईयर्स के लिए लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए इनको यूज किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो TLTRO या फिर LTRO जो है, यहाँ पे RBI ऑक्शन करता है फंड्स को बैंक्स के लिए ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें। कहाँ पे? प्रिस्क्राइब्ड सेक्टर में, प्रेस्क्राइब्ड कॉर्पोरेट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट में। तो सबसे पहली चीज, कोविड के टाइम पे RBI ने जब इसको यूज किया था तो कहा था कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को पैसा दो फर्स्ट। सेकंड कहा गया था कि आपको पैसा देना है कहाँ पे, यू हैव टू प्रोवाइड द फंड टू दी पर्टिकुलर NBFCs एज वेल।
है ना। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या बात कर रहे हैं कि आपका LTRO और TLTRO इसलिए लाया गया ताकि लिक्विडिटी को मैनेज कर सके। आप देख सकते हो फाइंडिंग डिफिकल्टी जो भी कॉर्पोरेट एसेट थे उन सबको हेल्प किया गया है। यहाँ पे 2020 में RBI ने इसको इशू किया था आपका TLTRO को। नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, अब आपका जब TLTRO की बात हमने कर ली, LTRO की बात हम यहाँ पे कर चुके हैं। नेक्स्ट इज एक्सटेंड, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये अमाउंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। सबसे पहली चीज LTRO इम्प्लीमेंटेशन या RBI ने कंडक्ट किया था ऑक्शन टारगेटेड रैपो का अप टू 3 इयर्स, है ना। 1 ईयर और 3 इयर्स का ड्यूरेशन होता है इनका, 3 इयर्स के लिए किया था RBI ने, जहां पे टोटल अमाउंट 1 लाख करोड़ RBI ने कहा था रेज करेंगे फंड फ्लोटिंग रेट पे लिंक टू दी पॉलिसी रेपो रेट जो भी चल रहा होगा। इसमें TLTRO जब फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया गया ईच ऑक्शन में, है ना, 4 ट्रांचेस हुए हैं, 4 बार इसको कंडक्ट किया गया, हर बार 25,000 करोड़ का अमाउंट जो है उसको कंडक्ट किया गया था TLTRO के फेज 1 में, ठीक है। फिर TLTRO का फेज 2 यानी कि 2.0 जब लेकर आए, यहाँ पे 50,000 करोड़ का कंडक्ट किया गया रैपो ऑपरेशन। क्लियर, टोटल अमाउंट था 1 लाख करोड़, फर्स्ट 4 में ईच में 25,000 करोड़, TLTRO 2.0 में 50,000 करोड़ जो है आपका फंड्स जो हैं फ्लोटिंग रेट पे मार्केट में दिया गया था, सो दैट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए या NBFCs हो गए या कोई भी ऐसे पर्टिकुलर आपके सेक्टर हो गए जिनको कोविड के बाद में रिक्वायरमेंट्स हैं फंड की, वो प्रॉपर्ली फंड्स ले सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हो गया हमारा TLTRO। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डिपॉजिटरीज लेजिस्लेशन के बारे में। नहीं, ये आपका टॉपिक वाइज नहीं होगा, ये आपका पूरे सिलेबस में से 45 यूनिट्स में से जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्टूबर और मई 2023 में पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में या किसी ना किसी शिफ्ट में तो पूछे गए हैं, उनका प्रॉपर डिस्कशन इस पर्टिकुलर सीरीज में हम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिपॉजिटरीज लेजिस्लेशन। डिपॉजिटरीज लेजिस्लेशन को लेकर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। A, B, C or D? It came into effect 1996. It is the legal basis establishment of depository to conduct the task of maintenance of ownership record of securities, effect changes in ownership record. It aims to materializing of securities. बताइए क्या है ये? A, B, C और D? A, B, C और D? Which of the following here is the statement जो कि आपका करेक्ट है इन कॉन्टेक्स्ट टू दी डिपॉजिटरीज लेजिस्लेशन? A, B, C और D? विक्रम सर जरूरी नहीं है आप लाइव देखो, आप इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। रेगुलर टाइम हमारे सेशन रहेगा सुबह 7:30 बजे, आज ये 10 बजे हो रहा है सिर्फ, है ना। अगर आप लाइव नहीं देख सकते नो इशू, आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, अवेलेबल रहेगा चैनल पर। A, B, C और D कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? डिपॉजिटरीज जो हैं इनका मेनली काम क्या है? फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं आपके डीमेट अकाउंट में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1996 में ये एक्ट आया था, पहली चीज बोल रहा है। सेकेंड हम ये बोल रहे हैं दैट लीगल बेसिस एस्टैब्लिशमेंट डिपॉजिटरी का कंडक्ट किया गया टास्क ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ओनरशिप रिकॉर्ड का ऑफ सिक्योरिटी और इफेक्ट कर रहा है चेंजेस इन द ओनरशिप रिकॉर्ड, और साथ ही में मटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज करता है। तो देखो डीमटेरियलाइजेशन करता है, मटीरियलाइजेशन नहीं करता, डीमटेरियलाइजेशन करता है। फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल में कन्वर्ट नहीं करता। सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, तो राइट आंसर होगा ए। ओके, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। सॉरी, चलिए। तो एज पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सितंबर 1995 में डिपॉजिटरीज ऑर्डिनेंस लेकर आए, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया कि डिपॉजिटरीज को लाएंगे और आपका ओनरशिप डिटेल्स इन बुक एंट्री फॉर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो डिपॉजिटरी बिल इंट्रोड्यूस हुआ 1996 में, आपका डिपॉजिटरी एक्ट जो है वो आ गया अगस्त 2016। 1996 से ये क्या हो गया? एप्लीकेबल भी हो गया, फोर्स में भी आ गया। ये कर क्या रहा है? सिंपली डिपॉजिटरीज लेजिस्लेशन जो है ये एम करते हैं प्रोवाइडिंग फर्स्ट अ लीगल बेसिस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिपॉजिटरी, ताकि कंडक्ट कर सके टास्क ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ रिकॉर्ड्स, वो भी सिक्योरिटीज का इफेक्ट चेंजेस इन ओनरशिप रिकॉर्ड की। जैसे मान लीजिए मैंने शेयर खरीदा था, मैंने किसी और को बेच दिया तो ओनरशिप चेंज होगी, उन्होंने किसी और को बेच दिया तो ओनरशिप चेंज होगी। तो ये सारी ओनरशिप जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पे मेंटेन की जाएगी। सेकेंड बोल रहे हैं डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन द डिपॉजिटरी मोड एज वेल एज गिविंग ऑप्शन टू एन इन्वेस्टर टू चूज बिटवीन होल्डिंग सिक्योरिटी एज एट प्रेजेंट और होल्ड सिक्योरिटी इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, है ना।
तो आपका जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं जो फिजिकल हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करेगा और होल्ड करेगा डीमेटेरियलाइज फॉर्म में ही। थर्ड, मेकिंग द सिक्योरिटीज फंजिबल, इट इज़ आपको ईजी है चेंज करना, है ना, टू दी ओनरशिप। देन मेकिंग द शेयर डिबेंचर्स एंड एनी इंटरेस्ट देयर ऑन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी फ्रीली ट्रांसफर, जो भी आपके शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, जो भी सिक्योरिटीज़ हैं आपकी, उनको फ्रीली ट्रांसफरेबल बनाया जाएगा ओनरशिप चेंज होने पे। एग्जाम्पशन किया गया है ऑल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का विद इन डिपॉजिटरी फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी। अगर डिपॉजिटरीज में ही आप सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हो, चाहे वो किसी भी टाइप की सिक्योरिटी हो, तो किसी भी तरीके का स्टैम्प ड्यूटी आपको पे नहीं करना है, टैक्सेस वहाँ पे नहीं लगेंगे। नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया डॉक्यूमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। कितने सेक्शन में? 4 सेक्शन में। Which of the following is the part of the document? Drivers, infrastructure, inclusion, governance. बताइए। आज ही शुरू हुआ है, दिस इज दी फर्स्ट क्लास। आज से ही ये सीरीज स्टार्ट करी है हमने, 30 डेज लेफ्ट वाली। पूरे मई मंथ में आपकी ये सीरीज चलेगी, ठीक है, मंडे टू सैटरडे 7:30 AM आपका एक्चुअल टाइम रहेगा। चलिए, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया डॉक्यूमेंट हम लेकर आए थे। इस डॉक्यूमेंट के 4 सेक्शन हैं। इनमें से वो कौन से 4 सेक्शन है आपको ये बताना है, A, B, C और D। ओके, आई गॉट वन आंसर, दैट इज D। व्हाट अबाउट रेस्ट? एक्चुअली D है, चारों ही हैं, ड्राइवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन, गवर्नेंस। ये चारों ही 4 सेक्शन है। और ये लेकर कौन आया था स्ट्रैटेजी? इट वाज इंट्रोड्यूस बाय नीति आयोग, है ना। किसने इंट्रोड्यूस किया था? नीति आयोग। और जो सर्वे करवाया था उसमें आपके जो शेयर होल्डर्स इंक्लूडेड थे उनके नंबर्स भी याद रखने। तो राइट आंसर यहाँ पे तो हो गया D, 1 2 3 4। नीति आयोग की स्ट्रैटेजी थी न्यू इंडिया की, जो दिसंबर 2018 में नीति आयोग ने पब्लिश किया था। एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया, जिसमें आपके क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर 2023 के लिए दिए भी गए थे। साथ ही में ये 41 क्रिटिकल एरियाज के बारे में बात कर रहा था, जिसमें अकम्पलिशमेंट, है ना, रिकॉग्नाइज कर रहा है कि पहले क्या अकम्पलिशमेंट हो चुके हैं, आइडेंटिफाई कर रहा है बाइंडिंग रेस्ट्रिक्शंस क्या थे, रेकमेंड कर रहा है एक पाथ कि आप आगे और कैसे बढ़ सकते हो, डिफाइन कर रहा है आपके ऑब्जेक्टिव्स को। इसके लिए डॉक्यूमेंट जो क्रिएट किया गया था, इसमें 800 स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था फ्रॉम दी गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना। इसमें से ओवर 505 एक्सटर्नल स्पेशलिस्ट भी थे जिनको कॉन्टैक्ट किया था डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। और डॉक्यूमेंट में 41 चैप्टर्स हैं जिनको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है, ड्राइवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन, गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखिएगा चारों ड्राइवर्स के नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगेज, अरेंज द स्टेप ऑफ ट्रेड्स मैकेनिज्म। ट्रेड्स मैकेनिज्म का जो स्टेप्स हैं उसको यहाँ पे इन 5 स्टेटमेंट में आपको स्टेप्स बताना है कि सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन स्टेप्स में मैनेज करिए ट्रेड्स के मैकेनिज्म को। A, B, C और D क्या होगा सीक्वेंस यहाँ पर? ट्रेड्स आपको पता होगा आई गेस, है ना, हमने पढ़ा भी है ये। ट्रेड्स की अगर हम बात करें, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, जो टाइप ऑफ फैक्टरिंग है, ये क्या है आपका? टाइप ऑफ फैक्टरिंग है जो MSME के लिए है, स्पेसिफिकली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है। तो बताइए क्या अरेंजमेंट होगा स्टेप्स का? Creation of factoring unit, acceptance of factoring unit by the counterparty, buyer or seller as the case may be, binding by financiers. Third, selection of the best bid by the seller or the buyer as the case may be. Payment made by the financier to the MSME seller at the agreed rate of financing discounting. Payment by the buyer to the financier on the due date. And I got the option number A. Very good. सारे सेम सीक्वेंस में लिखे, 1 2 3 4 5 सेम अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है ट्रेड्स के अंदर। ठीक है, सो राइट आंसर इज ए। चलिए अब देखो ट्रेड्स है क्या मेनली, ये एक स्कीम है फॉर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ फैसिलिटेटिंग फाइनेंसिंग आउट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ MSME फ्रॉम कॉर्पोरेट अदर बायर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थ्रू मल्टीपल फाइनेंसर। ये एक फॉर्म ऑफ फैक्टरिंग है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, MSME ने अपने गुड्स बेचे, किसको बेचे? सरकार को बेचे, कॉर्पोरेट को बेचे, किसी को भी बेचे। उन्होंने गुड्स तो ले लिए, पर अब वो बोल रहे हैं पेमेंट हम 1 महीने बाद करेंगे। बट MSMEs को इमीडिएट कैश की ज़रूरत है क्योंकि उनको और कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके लिए पैसा चाहिए। तो वो क्या करेंगे, इस ट्रेड रिसीवेबल्स को बैंक्स के थ्रू डिस्काउंट करवा लेंगे। तो काइंड ऑफ फैक्टरिंग है आपका, बट स्पेसिफिकली MSME के लिए होगा, है ना।
और ये है आपका पूरा मैकेनिज्म। सबसे पहले सप्लायर जो है गुड्स को सप्लाई करता है, सप्लायर फिर क्या करेगा, लॉग इन करेगा एंड अपलोड। ये एक प्लेटफॉर्म है ट्रेड्स आपका ना, एक प्लेटफॉर्म स्कीम है जिसमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जहाँ पे ये सारी पार्टीज आके आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को डिस्काउंट करवाने के लिए एमएसएमई आ रहा है और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो सबसे पहले सप्लायर ने गुड्स सप्लाई कर दिए, सप्लायर लॉगिन करेगा, अपलोड कर देगा अपनी इनवॉइस फॉर रिसीवेबल कि मैंने ये गुड्स भेज दिए, इसका प्राइस ये है। थर्ड लेवल पे बायर जो है वेरीफाई करेगा कि हाँ ठीक है हमने इसी कंडीशन पे एग्री किया था, अप्रूव कर देगा। फोर्थ पे इनवॉइस जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा फैक्टरिंग यूनिट में फॉर बिडिंग, है ना, बोली लगाई जाएगी उसके ऊपर। कौन बोली लगाएगा, फाइनेंसर्स बिड अगेंस्ट द फैक्टरिंग यूनिट। बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो बताएंगे हम इतना डिपॉजिट डिस्काउंट दे देंगे, हम इतना डिस्काउंट दे देंगे, इतना चार्ज देंगे एक्सेट्रा। फिर सप्लायर को जो भी फेवरेट लगेगा है ना उस बिड में से वो एक्सेप्ट कर लेगा और फिर ट्रेड एक प्लेटफॉर्म जो है जनरेट कर रहा है, सेटलमेंट करवाएगा पार्टीज के बीच में। और बस इसी तरीके से जो एमएसएमई है उसको इमीडिएट कैश मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रेड्स मैकेनिज्म। ठीक है, सो ये है आपका ट्रेड्स काइंड ऑफ फैक्टरिंग है, बट सिर्फ स्पेसिफिकली एमएसएमई के लिए होता है। फैक्टरिंग में तो कोई भी पर्सन जाए सेलर और जाके क्या कर सकता है, अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को डिस्काउंट करवा सकता है और आई कैन से ट्रेड रिसीवेबल को इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट करवा सकता है, कोई भी जा सकता है। बट यहाँ पे ट्रेड्स में सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ए, बी, सी और डी। फैक्टरिंग हो गया, फोरफिटिंग हो गया, ट्रेड्स हो गया, यहाँ से कंफर्म है एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, एक सिंगल यूनिट है आपकी ये मॉड्यूल डी की, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है यहाँ से। चलिए, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पहला बोल रहा है ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं रिलेटिवली हाई रिस्क प्रोजेक्ट को। दूसरा बोल रहा है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं इक्विटी कैपिटल एंड गारंटी अपार्ट फ्रॉम डेट। थर्ड बोल रहा है IFCI पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, 1948 में बना है। आउट ऑफ दीज थ्री कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? जल्दी से आंसर करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेकर। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा IFCI को कितने कैपिटल से स्टार्ट किया गया था? IFCI को किस कैपिटल से स्टार्ट किया गया था? एंड द एक्चुअल आंसर विल बी डी, ऑल आर करेक्ट, सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IFCI है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल देता है इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ पे रिस्क भी होती है और इक्विटी कैपिटल जनरेट करता है अपार्ट फ्रॉम डेट, है ना, ऑल आर करेक्ट। और IFCI को 10 करोड़ के कैपिटल से स्टार्ट किया था जिसकी आज कैपिटल बढ़कर 250 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, राइट आंसर होगा आपका डी। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव सिंपली क्या है, एज एन एजेंट यहाँ पे काम करता है डेवलपमेंट करने के लिए, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल ट्रेड का, इकोनॉमी में ग्रोथ लेकर आता है, एलोकेट करता है रिसोर्सेज हाई प्रायोरिटीज एरियाज में, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है, हायर प्रोडक्शन करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को डेवलप करने की बात करता है, प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया भी, हाउसिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल यूटिलिटीज को लोन देता है, फाइनेंस करता है, प्लान कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, डेवलप करता है इंडस्ट्रीज को जो गैप इंडस्ट्रियल सेक्टर में आया है, क्योंकि कमर्शियल बैंक कैपेबल नहीं थे लार्ज स्केल ऑफ फंड देने के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए देने के लिए, तो जो गैप था उसको फुलफिल भी करता है। प्रमोशनल सर्विस देता है ना, प्रोजेक्ट आइडिया देता है, फिजिबिलिटी स्टडीज, प्रोवाइडिंग टेक्निकल, फाइनेंशियल, मैनेजरियल असिस्टेंस, ये सब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, 4 हैं। डेवलपमेंट बैंक, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थर्ड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, फोर्थ स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखिएगा, इसमें से इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन पूछा गया है लास्ट पेपर में, ऑप्शन दिया था और पूछ लिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। LIC, UTI सिर्फ 2 ही इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं अंडर द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो इसको याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टैक्सेशन ऑन कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स पे टैक्सेशन की बात हम कर रहे हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये टैक्सेशन ऑन कैपिटल गेन्स जो है कहाँ लग रहा है, किस टॉपिक से है, वो आप यहाँ से समझ सकते हो। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ये है हमारे सिलेबस की लास्ट यूनिट।
यूनिट नंबर 45 का क्वेश्चन है आपका। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा इसमें से, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है? A, B, C और D. And actually the right answer will be here D. All are correct. सभी correct है। कैपिटल गेन्स फ्रॉम सेल्स ऑफ REITs एंड यूनिट्स कवर करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को। एप्लीकेबल है दोनों इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे हो रहा है ना। और होल्डिंग पीरियड जो है 1 ईयर से ज़्यादा होगा ऑफ यूनिट एलोकेशन तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन लगेगा, और अगर 1 साल से कम होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की रेट क्या है? 15% है। तो राइट आंसर इज डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इनको याद रखिएगा, जो आपके ऑप्शंस हैं वो भी याद रखिएगा। डिटेल ऑप्शन जो होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड ऑप्शन जो होते हैं, तो वो स्टेटमेंट से भी आप रिवाइज कर सकते हो अपने टॉपिक को। चलिए, REITs रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अब ऑब्वियस सी बात है, हर दिन हम कोई प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद सकते, तो इन मार्केट्स में, इन सेक्टर्स में पैसा कम मिल रहा था, है ना। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकाला कि एक काम करते हैं, ट्रस्ट खोल देते हैं, लोगों से कहेंगे जैसे आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो वैसे यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो हम अब चाहें तो REITs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बार बार प्रॉपर्टी, फ्लैट या जो प्लॉट्स हैं वो खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। टाइप आपके पास रिटेल है, रेसिडेंशियल है, हेल्थ केयर है, ऑफिस है, मॉर्गेज है। ये सभी टाइप्स REITs के हैं, याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। साथ ही में आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं टैक्सेशन की, तो REITs में टैक्सेशन ऑन डिविडेंड लगता है ना। टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स की अगर हम बात करें, ऑब्टेन REITs आर कंप्लीटली टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के हैंड में टैक्सेबल होगा। पे आउट फ्रॉम REITs इंक्लूड करता है एनुअल इनकम ऑफ द इन्वेस्टर और टैक्स अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टर स्लैब रेट। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं जो भी डिविडेंड कमा रही हूँ वो तो मेरी इनकम है ना, तो उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो कैपिटल गेन आपके ऊपर जो भी कैपिटल गेन आपने उसको इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से जो पैसा कमाया, जो कैपिटल गेन हुआ है, उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों ही टैक्स देने होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आपका 1 साल या उससे कम के ड्यूरेशन में, है ना, अलोकेशन जो है उसके ऊपर अर्निंग होती है, तो 15% का आपका टैक्स का रेट है। अगर होल्डिंग पीरियड आपका 1 साल से ज़्यादा है, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ यूनिट अलोकेशन, तो LTCG टैक्स लगेगा आपका। और LTCG जो है टैक्स रेट 10% है आपका, याद रखिएगा। और ये लगता है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपी विद नो इंडेक्सेशन बेनिफिट। ठीक है, तो ये टैक्सेशन है REITs में होता है। आप यहाँ पर जो भी कैपिटल गेन कर रहे हो उस पर आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों ही कैपिटल गेन टैक्स देने होंगे। ड्यूरेशन याद रखिएगा, टैक्स का परसेंटेज याद रखिएगा। FIMMDA के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? FIMMDA के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसके बारे में आपने सुना होगा बिल्कुल। क्या है? फर्स्ट इज सेइंग इट इज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट, इट वाज एस्टैब्लिश ऑन May 4, 1998। बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है FIMMDA के बारे में? और इफ़ यू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ FIMMDA तो वो भी बता दीजिए फुल फॉर्म क्या है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो ये सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो बिल्कुल सही है ना। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 में इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। और 1998 में इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये भी सही है। यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट्स अबाउट FIMMDA करेक्ट है। डी आंसर होगा, बिल्कुल सही है। अब ये FIMMDA जो ये है क्या, इसको देख लेते हैं। इट इज़ फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फिक्स्ड इनकम, ऐसे मार्केट जहाँ पे आप फिक्स्ड अर्निंग कर रहे हो, उन मार्केट्स को कवर करेगा, यानी कि डेट मार्केट एंड एक्सेट्रा। मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो कि एक सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएटेड है फिक्स्ड इनकम के साथ, डेरिवेटिव मार्केट के साथ। फिक्स्ड इनकम मार्केट यानी कि जहाँ पे पहले से फिक्स होता है इतना रिटर्न आपको दिया जाएगा। डेरिवेटिव मार्केट आपका जिसकी वैल्यू ड्राइव की जाती है अदर वेरिएबल से। ठीक है, तो ये एसोसिएशन है कमर्शियल बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, प्राइमरी डीलर्स का, वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन का,
बॉन्ड मनी डेरिवेटिव मार्केट्स के लिए, ठीक है, दैट इज FIMMDA, जो कि आपका सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है और अदर रेगुलेटिंग बॉडीज को हेल्प आउट करता है क्या करने में, सिंपली परफॉर्म करने में ट्रांजैक्शंस, है ना, इन मार्केट्स को और बेटर और ग्रो करवाने के लिए और डेवलप करवाने के लिए, इफिशिएंटली वर्क करवाने के लिए काम करता है। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट को लेकर कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, आपको ही बताना है, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। चलिए, जब आप पेपर देने जाएंगे एक चीज पे जरूर फोकस करिएगा कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है। बहुत माइनर सी मिस्टेक है पर हम कर देते हैं, कभी कभार हो जाती है, कभी कभार क्लास लेते वक्त मुझसे भी हो जाती है कि लाइक मैं पढ़ा रही हूँ और मैं करेक्ट इनकरेक्ट भूल जाती हूँ और मैं आंसर कुछ और दे देती हूँ। सो डू मेक श्योर इस चीज़ पे जरूर ध्यान दो, है ना, बेसिक सा सिली सा मिस्टेक है बट ध्यान रखना है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट अनसिक्योर्ड बोरोइंग है बाय कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अदर कॉर्पोरेट एंटिटी जो रजिस्टर्ड होते हैं कंपनीज एक्ट 1956 में। टेन्योर जो है इसका 90 डेज है, मोस्ट कॉमन जो यूज किया जाता है, पर रेगुलरली 1 डे टू 1 ईयर होता है। बोरोइंग जो है रेस्ट्रिक्टेड है 150% ऑफ नेट ओन फंड एंड मिनिमम टेन्योर ऑफ बोरोइंग इज 7 days। बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है अबाउट दी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, A, B, C और D। एंड एक्चुअली द राइट आंसर हियर इज, आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी योर D, नन, क्योंकि सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, कुछ भी इनकरेक्ट यहाँ पे नहीं है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, राइट आंसर विल बी D, ओके। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट की बात करें, एक्चुअल में ये अनसिक्योर्ड बोरेंगे और कोलेट्रल भी नहीं होता यहाँ पे, है ना, बाय कॉर्पोरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अदर कॉर्पोरेट एंटिटी जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में 2013 में। कॉर्पोरेट हैविंग सरप्लस फंड, वो एक दूसरे को लोन दे देते हैं जरूरत के टाइम पे, और ये जो लैंडिंग है ये अनकोलेट्रलाइज होती है, कोलेट्रल भी नहीं देते हो आप, है ना, सिक्योरिटी भी नहीं देते, तो ऑब्वियसली रिस्की तो होगा। यहाँ पर शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग ऑफ कॉर्पोरेट वुड डिटरमाइन रेट एट विच कॉर्पोरेट वुड बी एबल टू बोरो फंड्स, है ना, लाइक रेटिंग्स तो आपकी ऑब्वियस, बिना रेटिंग के तो कोई भी लोन नहीं ले सकता, ना ही कोई देगा, बट यस ये आपको ये बताता है कि कितना लोन दो कितना नहीं दो, कोई सजेशन नहीं है ये आपके लिए। देन आपका टेन्योर वही है 1 डे टू 1 ईयर होता है, पर सबसे ज़्यादा 90 डेज के लिए यूज़ किया जाता है। प्राइमरी डीलर जो है वो परमिट है बोरो करने के लिए ICD मार्केट, है ना, डू रिमेंबर दिस, प्राइमरी डीलर्स आर ओनली परमिटेड टू बोरो इन ICD। Good evening everyone, welcome to the official YouTube channel of Officer Saturday 24/7. So first of all let me know how are you all and also let me know is audio video both are okay, are we good to go। एक बार जल्दी से बता दीजिए comment section में क्या audio video दोनों ठीक है, are we good to go and do make sure आप सेशन को एक बार शेयर कर दें सभी टेलीग्राम चैनल्स या व्हाट्सएप ग्रुप पे wherever you know बैंकर्स आर अवेलेबल जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं जून 2024 पेपर की, है ना। तो ये जो सेशन है मेनली हमारा सुबह होगा, आज थोड़ा सा पेड क्लासेस की वजह से इवनिंग में किया गया है। सो कल हम मिलेंगे सुबह 7:30 बजे, है ना, एंड एवरी डे इट विल बी एट 7:30 AM आपका ये सेशन रहेगा, है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को जल्दी से। आज का जो सेशन है ये है 29 डेज़ लेफ्ट, क्योंकि 29 डेज़ अब हमारे बचे हैं जून स्टार्ट होने में। सो अकॉर्डिंगली वी आर प्रिपेयरिंग हियर, और आज के सेशन में और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, दैट इज टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द इनविट्स। जल्दी से बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनविट्स को लेके करेक्ट है। सो इनविट्स इफ़ यू रिमेंबर ये हमारा यूनिट नंबर 45 है, लास्ट यूनिट ऑफ IEIFS सब्जेक्ट, दैट इज यूनिट नंबर 45। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। रीड द स्टेटमेंट प्रॉपरली। आपका इनविट्स को लेकर कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट है।
फर्स्ट इज सेइंग इनविट्स आर एस्टैब्लिश एज अ ट्रस्ट, इनको एज अ ट्रस्ट एस्टैब्लिश किया गया था। सेकेंड इज सेइंग यहाँ पर आपका कि जितने भी करेक्ट इस्टेब्लिश किया गया था एज अ ट्रस्ट अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, ये रेगुलेटेड है अंडर आरबीआई एक्ट, ठीक है। सेकेंड, इंट्रोड्यूस किया गया 2015 में और एम्प्लॉयड है बाय इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट ओनर। थर्ड, दे आर इनोवेटिव ट्रस्ट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आपका करेक्ट है अबाउट द इनविट्स। इनविट्स की बात करें तो दे आर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स में हेल्प आउट कर रहा है इन्वेस्टर्स को क्या करने में, इन्वेस्टमेंट करने का। बिकॉज इट्स नॉट ईजी फॉर इंडिविजुअल पर्सन, हर एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए ये ईजी नहीं है कि वो पर्सन इन्वेस्टमेंट कर सके रियल एस्टेट में या इन्वेस्टमेंट मार्केट में, इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में। सो इसको ईजी बनाने के लिए और क्राउड से कैपिटल रेज करने के लिए इनविट्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दोनों को बनाया गया था, ठीक है। सो लेट मी नो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हियर अबाउट द इनविट्स। ए, बी, सी और डी। सो एक्चुअल में अगर हम यहाँ पर देखें तो यू विल फाइंड पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश हुआ है, बिल्कुल सही है। आरबीआई रेगुलेट करता है, नो, आरबीआई डू नॉट रेगुलेटेड। क्या ये 2015 में बनाया? नहीं, इसको 2014 में बनाया गया था। और ये इनोवेटिव ट्रस्ट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, है ना। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हम बोल रहे हैं पहला और फोर्थ स्टेटमेंट जो है दोनों ही करेक्ट हैं अबाउट योर इनविट्स। सो इनविट्स क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। एज यू कैन सी रीसेंट रिपोर्ट में, ये भी याद रखिएगा डेटा, रीसेंट रिपोर्ट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है हमारे कि $4.5 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को करना होगा टिल द ईयर 2040, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम प्रॉपरली कंट्री में कर सकें, ठीक है। और साथ ही में आप देखो यहाँ पर आपका एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को भी इंट्रोड्यूस किया था इंडिपेंडेंस डे 2019 में, जिसमें 100 लाख करोड़ का कैपिटल निकाला गया है फॉर द 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स निकाला गया था, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की हम बात करेंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई हार्ड या फास्ट रूल नहीं है, आप प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो सब कुछ कवर होता है। तो यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया अंडर द इनविट्स, जो कि हैं आपके रोड्स, पोर्ट्स, पावर, रेलवे, एयरपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी एंड कोल, पेट्रोलियम एंड सीमेंट प्रोडक्शन। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इन्फॉर्म कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेशन और इंक्लूडेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेशन और विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड। तो इसलिए ये टाइप्स भी याद रखने कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है जो कि दिया गया है इस स्टेटमेंट में, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारी कंट्री के 2 सेक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ द जॉब अवेलेबल टू द मार्केट, ठीक है। इनका डिफरेंस दिया गया है 3 स्टेटमेंट्स में। ये जो डिफरेंस ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज के बीच में डिफाइन किया गया है, उसमें से कौन सा डिफरेंस जो है वो गलत है, ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है उसमें एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स होती हैं, रेगुलर होती हैं। इसी में आगे बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स होते हैं, जो कि लार्जली नॉट रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है वर्कर एंजॉय करते हैं सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इन ऑर्गेनाइज सेक्टर अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है किसमें, अनऑर्गेनाइज में। अगर हम बात करें आगे, पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग ऑर्गेनाइज सेक्टर को गवर्न किया जाता है फैक्ट्रीज एक्ट, बोनस एक्ट, पीएफ एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट से, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को गवर्न ही नहीं करते किसी भी गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू। सो क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा डिफरेंस जो है ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज को लेकर वो गलत है? ए, बी, सी और डी, विच डिफरेंस इज रॉन्ग हियर? A, B, C और D? एंड द राइट आंसर इज योर एक्चुअली सेकेंड एंड थर्ड तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट रॉन्ग है। फर्स्ट में इंटरचेंज कर दिया, ऑर्गेनाइज के अंदर आपकी जॉब के टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स्ड होते हैं, अनऑर्गेनाइज में नहीं होते। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ओनली वन, यानी कि डी ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है, बाकी सब सही हैं। सो डी विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो
ऑर्गेनाइज में एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स और रेगुलर होती है, अशोर्ड वर्क मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट, अनऑर्गेनाइज के अंदर आपका रजिस्टर्ड नहीं होती है एंटिटीज, वो जॉब देती हैं। ऑर्गेनाइज में गवर्नमेंट के सारे एक्ट्स फॉलो होते हैं, अनऑर्गेनाइज में कोई भी एक्ट फॉलो नहीं होता। ऑर्गेनाइज में सारे गवर्नमेंट के रूल्स जो हैं स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, अनऑर्गेनाइज में नहीं होते। ऑर्गेनाइज में रेगुलर मंथली सैलरी हमें मिलती है, अनऑर्गेनाइज में डेली वेजेस पे काम होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी हियर ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है। आप जॉब छोड़ के जाना चाह रहे हो, आपको नोटिस देना होगा, आपको कंपनी निकालेगी, कंपनी आपको नोटिस देगी। अनऑर्गेनाइज में ऐसा कुछ नहीं होता, कभी भी बोला जा सकता है जॉब छोड़ के जाओ, ठीक है। ऑर्गेनाइज में वर्किंग आवर फिक्स है, अनऑर्गेनाइज में नहीं होते। ऑर्गेनाइज में सैलरी जो है सरकार प्रिस्क्राइब करती है एज पर द स्केल लेवल, अनऑर्गेनाइज में उससे कम मिलता है पैसा। यहाँ पे पीएफ में कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर करेगा, यहाँ पर नहीं होगा। ऑर्गेनाइज में वंस इन अ वाइल, लाइक एक साल में एक इंक्रीमेंट तो मिलेगा आपको, यहाँ पे रेयरली मिलता है। ऑर्गेनाइज के अंदर बेनिफिट्स अदर भी होते हैं, जैसे पेंशन हो गया, लीव हो गया, मेडिकल हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। एग्जाम्पल में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर हो गए, बैंकर्स हो गए, टीचर्स हो गए, हम ऑर्गेनाइज्ड हैं। अनऑर्गेनाइज में आपके डोमेस्टिक हेल्प हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट ESG, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ESG के बारे में करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये रेफर करता है टू दी 3 मोस्ट एसेंशियल फैक्टर्स को। सेकंड बोल रहा है ये डिटरमाइन करता है लॉन्ग टर्म एंड एथिकल इम्पैक्ट ऑफ सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स को जो यूज़ कर रहे हैं ESG क्राइटेरिया टू स्क्रीन द इन्वेस्टमेंट। थर्ड बोल रहा है इट इज़ कंसिडर अ मॉडर्न डायमेंशन ऑफ CSR, इट स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड गवर्नेंस। सो कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारे ESG के लिए यहाँ पे करेक्ट है? A, B, C और D। ESG को लेकर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो ESG हमने पढ़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंदर, जिसमें ESG को डिफाइन किया गया है। एंड पहला स्टेटमेंट जो है बोल रहा है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैक्टर्स हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड बोल रहा है ये डिटरमाइन करता है आपका लॉन्ग टर्म और एथिकल इम्पैक्ट आपके बिजनेस ऑपरेशंस का क्या पड़ रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ESG क्राइटेरिया को फॉलो करते हो स्क्रीन करने के लिए इन्वेस्टमेंट, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो पहले आप स्क्रीनिंग करोगे कि अगर ESG क्राइटेरिया को लेकर हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो सही है या नहीं है। अगर होगा तो यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज आपको चेंजेस करने होंगे अपने मॉडल के अंदर। कंसिडर करता है मॉडर्न डायमेंशन ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक मॉडर्न डायमेंशन ESG कहलाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक, सोशल, गवर्नेंस, सोशल और गवर्नेंस तो सही है, ये इकोनॉमिक नहीं है, ये एनवायरमेंटल है। एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस आपका ESG है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट नहीं है, तो राइट आंसर होगा C। ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट अबाउट द ESG। राइट आंसर इज C, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ESG जो है आपका बहुत फेमस हुआ है and it is considered as a modern dimension of corporate social responsibility, environmental, social, governance it is, जो कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करता है। लॉन्ग टर्म एथिकल इम्पैक्ट आपके बिजनेस का, कंपनी का क्या है वो बताता है। और जितने भी सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे इन्वेस्टर जो सोशली रिस्पॉन्सिबल खुद को मानते हैं कि ध्यान रख रहे हैं वट एवर वी आर डूइंग इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पे ना जाए, वो लोग ESG क्राइटेरिया से स्क्रीनिंग करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट की, देन इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सो ESG व्हाट? एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। डिमांड पुल इन्फ्लेशन से हमारा क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड पुल इन्फ्लेशन? सबसे पहली चीज़ स्टेटमेंट पढ़िए, आंसर बताइए आप लोग। अगर हमने कॉन्सेप्चुअल स्टडी किया है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल स्टडी से ही सॉल्व होंगे ऐसे क्वेश्चंस ओनली। चलिए, तो यहाँ पे बोल रहे हैं डिमांड पर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? सबसे पहली चीज़ महंगाई। महंगाई कब आता है? जब प्राइसेस बढ़ते हैं। प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं? जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों की डिमांड बढ़ती है। और हमने पढ़ा है डिमांड एंड सप्लाई में हमेशा एक इनवर्स रिलेशन रहता है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई कम होगी और प्राइसेस बढ़ेंगे, और इसी प्राइसेस का बढ़ना इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कहलाती है। और प्राइसेस बढ़ने के 2 कारण हैं। पहला तो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसके बारे में आपसे पूछा गया है। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, डिमांड पुल कर रहा है इन्फ्लेशन को। जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है तो आपका प्राइसेस बढ़ता है ना। लाइक डिमांड जो है सप्लाई के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो डिमांड पुल है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? जब कॉस्ट बढ़ जाए, है ना, प्रोडक्ट को बनाने में जो लागत आपका लग रहा है, जब वो महंगा हो जाए तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है। चलिए, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट्स अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कॉस्ड बाय अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज देखा जाता है तो महंगाई आती है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। सेकेंड इज सेइंग क्वांटिटी ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल इंक्रीज, है ना, आपका जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, पैसा बढ़ा तो लोगों के पास में पैसा बढ़ने से उनकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ गई, ठीक है, क्या बढ़ने से, पैसा बढ़ने से, तो एग्रीगेट सप्लाई जो है उसके इक्विवेलेंट बढ़ नहीं पाया, ठीक है। थर्ड इज सेइंग ये राइज इन जनरल प्राइसेस है क्योंकि आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया। फोर्थ इज सेइंग ये टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है जो कि सप्लाई साइड शॉक्स की वजह से देखा गया है। क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे डिमांड पर इन्फ्लेशन को डिफाइन कर रहा है? राइट आंसर विल बी योर, वाई यू गाइज आर नॉट आंसरिंग? ये सब पढ़ा हुआ है तो फिर आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? ऑल दीज वी हैव कवर्ड इन द सिलेबस। और अगर हम बात करें यहाँ पर इन्फ्लेशन की तो वी हैव कवर्ड वेरी क्लियरली, कॉन्सेप्चुअल स्टडी के साथ हमने कवर किया है। तो एक्चुअल में राइट आंसर आपका क्या होगा? फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सही है, तो राइट आंसर इज डी। फर्स्ट गलत क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कॉस्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ी है, कॉस्ट बढ़ने से तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा ना, द फर्स्ट वन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपका डिमांड पुल है क्योंकि तीनों में डिमांड की बात हम कर रहे हैं कि डिमांड बढ़ा है इसलिए इन्फ्लेशन आया है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन गलत है क्योंकि कॉस्ट बढ़ने से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है, तो फर्स्ट इज CPI। और देखो इन्फ्लेशन आने के दो ही कॉजेज हैं, डिमांड पर इन्फ्लेशन, जब डिमांड अचानक से बढ़ती है और सप्लाई उसके इक्विवेलेंट नहीं बढ़ पाता तो प्राइसेस बढ़ता है, इसको हम बोलते हैं डिमांड पर इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जब गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में लगने वाला लागत जो है, कॉस्ट जो है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट कैसे बढ़ेगा? रॉ मटेरियल महंगा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, लेबर के वेजेस बढ़ गए, सरकार ने प्रोडक्शन टैक्स बढ़ा दिया, किसी भी रीज़न से प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाली लागत अगर बढ़ती है तो वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दो स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट है हमारे सामने, इनको पढ़ के आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और ये स्टेटमेंट आपके मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी के बारे में है। फर्स्ट इज सेइंग एक्सपांशनरी पॉलिसी डिक्रीज करता है टोटल मनी सप्लाई को, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इंक्रीज करता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है एक्सपांशनरी पॉलिसी ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है कॉम्बैट करने के लिए इन्फ्लेशन को इन रिसेशन और रेस करता है हमारे इंटरेस्ट रेट को, जबकि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जो है इन्वॉल्व करता है लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसीज इन रिस्पॉन्स टू एंड और टू इन्फ्लुएंस माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन लाइक एग्रीगेट डिमांड, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। बताइए, एक्सपांशनरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी दोनों हमने पढ़ा है, फिस्कल पॉलिसी भी हमने पढ़ा है, उन्हीं के बारे में ये स्टेटमेंट है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? यस, लेबर के वेजेस बढ़ना भी एक रीज़न है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आने का, बिल्कुल सही अनिल सर। लेट मी नो द आंसर हियर। देखो सिंपल है, एक्सपांशनरी पॉलिसी को हम इजी मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, ऐसी पॉलिसी जिससे इजीली मार्केट में पैसा बढ़ रहा है। अब मार्केट में इजीली पैसा कब बढ़ेगा? जब आप पॉलिसी रेट्स को गिरा दोगे। पॉलिसी रेट्स कम हुए यानी कि लोन सस्ता होगा और पैसा बढ़ेगा। यहाँ तो बोल रहा है कि एक्सपांशनरी डिक्रीज कर देता है, तो ये तो गलत हो गया। चलिए ठीक है। सेकेंड बोल रहा है कि एक्सपांशनरी पॉलिसी अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में काम लिया जाता है, बिल्कुल सही है, पर क्या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर? नहीं, इंटरेस्ट रेट को कम करके, यानी कि सेकेंड भी गलत हो गया। थर्ड बोल रहा है कि गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी में दो इंस्ट्रूमेंट है, एक है स्पेंडिंग, एक है टैक्स, बिल्कुल सही है। टैक्स इनकम का सोर्स है, स्पेंडिंग सरकार का एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लुएंस माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन सरकार स्पेंडिंग और टैक्स पॉलिसीज़ में चेंजेस करती है। नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक थोड़ी होगा, सरकार इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी थोड़ी कर रही है, सरकार तो पूरी इकोनॉमी को स्टडी करके बजट बनाती है ना। फिस्कल पॉलिसी क्या है? आपका बजट। सिर्फ मेरे लिए थोड़ी ना बन रहा है बजट, बजट तो सबके लिए बन रहा है, तो माइक्रो नहीं होगा, क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक होगा। तो राइट आंसर इज डी, ऑल आर इनकरेक्ट। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज ऑल आर इनकरेक्ट। चलिए, तो यहाँ पे आ गया मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई जाती है, सेंट्रल बैंक का एक टूल है जिससे सेंट्रल बैंक सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल कर रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी को कंट्रोल कर रहा है, कॉस्ट ऑफ मनी को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है, दो टाइप की पॉलिसी है, एक्सपांशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी है। साथ ही में फिस्कल पॉलिसी जो है मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, डू रिमेंबर ऑल दीज। चलिए, रिवीजन भी हम साथ साथ में कर रहे हैं, जो इमेजेस मैंने लगाई हैं उनके थ्रू एक बार खुद से पढ़ लेना रिकॉर्डिंग जब आप देखोगे, सो दैट आपका रिवीजन भी होता जाएगा। मार्क द इनकरेक्ट पॉइंट इन रिलेशन टू द टॉपिक रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स। रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स को लेकर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मार्क करना है।
म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं जिनको मार्केट की नॉलेज है। ये वेरियस इन्वेस्टर से फंड को कलेक्ट करते हैं और उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं इन द डाइवर्सिफाइड सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में। क्या करने के लिए? रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। वो हैं आपकी म्यूचुअल फंड्स। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड अलाउ करता है इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना अपना सेविंग्स वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटीज़ में, डाइवर्सिफाई करता है उनके पोर्टफोलियो को ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स के अकॉर्डिंग। सेकेंड बोल रहा है म्यूचुअल फंड्स मैनेज किया जाता है प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के थ्रू, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं राइट डिसीजन लेने में इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट एंड मिनिमाइज योर रिस्क। ठीक है। थर्ड बोल रहा है म्यूचुअल फंड रिलेटिवली लो लिक्विडिटी के होते हैं। फोर्थ इज सेइंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को फ्रीडम देता है कि आप अपना पैसा कमा लो जितना कमा सकते हो पर्सनल सेविंग्स के ऊपर, और मिनिमम 500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फोर्थ इज सेइंग कुछ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऐसे भी होते हैं जो टैक्स एफिशिएंट होते हैं, सर्व करते हैं एज ए इनकम टैक्स शील्ड फॉर द इन्वेस्टर। सो आप बताइए यहाँ पे आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? म्यूचुअल फंड के रोल को लेकर कौन सा इनकरेक्ट है? थर्ड इज रॉन्ग। वेरी गुड, आई गॉट द आंसर। थर्ड इज रॉन्ग। लो लिक्विडिटी नहीं होता, हाई लिक्विडिटी होता है। बाकी सब सही है, सिर्फ थर्ड गलत है। तो राइट आंसर इज बी। राइट आंसर विल बी योर बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए। सो दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स। पहले पूल करते हैं मनी को अलग अलग इन्वेस्टर से, इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगह पे, प्रॉफिट वहाँ से कमाते हैं, डिविडेंड वहाँ से कमाते हैं, वो शेयर कर देते हैं उन सभी इन्वेस्टर्स के साथ, और फिर से ये साइकिल हमारा चलता है। दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड फंक्शन। अच्छा, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है? सेबी या एमफी? हु रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड? साथ ही में नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर देखते जाइएगा। दो स्टेटमेंट दिए हैं आपको, पूछा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 कॉर्पोरेट मॉडल की बात कर रहा है, स्टेटमेंट 2 ऑल सिटीजन मॉडल की बात कर रहे हैं, और ये मॉडल है हमारे नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर। पढ़िए एंड आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। ओके, सो अगर हम यहाँ पे बात करें, एमफी सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सेबी आपका रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड्स को। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कॉर्पोरेट मॉडल की, तो कंपनी अडॉप्ट कर रहे हैं एनपीएस को फॉर देयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूटिंग रेट्स पे एज पर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। बिल्कुल सही है। द ऑल सिटीजन मॉडल ऑफ एनपीएस अलाउ ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, एज कर रहे हैं बिटवीन 18 to 70 ईयर्स, ज्वाइन कर रहे हैं एनपीएस को ऑन वॉलंटरी बेसिस। दिस इज ऑल्सो ट्रू। द बोथ द स्टेटमेंट अबाउट द एनपीएस मॉडल इज ट्रू हियर, है ना। दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हैं? ट्रू। प्रॉपरली आपको दिया गया है आपकी बुक के अंदर भी कि कॉर्पोरेट मॉडल जो है और सिटीजन मॉडल जो है किस तरीके से एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू द रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स। अब आपको आंसर देना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है इन रिगार्ड्स टू योर रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स, ए, बी, सी और डी। वेंचर कैपिटल क्या है? दे ऑल्सो कलेक्ट मनी फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर, अलग अलग इन्वेस्टर से ये भी पैसा कलेक्ट करते हैं, और ये इन्वेस्ट डाइवर्सिफाइड सेक्टर में नहीं करते, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार्टअप्स में, अनप्रूवन कंपनीज में। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ह्यूज शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंड बोल रहा है विच इज एंगेज इन द बिजनेस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरर ऑफ आर्टिकल्स, अदर थिंग्स इंक्लूड सच एक्टिविटीज और सेक्टर, जिसमें इंक्लूडेड है नेगेटिव लिस्ट बाय द बोर्ड। क्या लगता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सो वेंचर कैपिटल कलेक्ट्स द मनी फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर और इन्वेस्ट करते हैं आपके स्टार्टअप्स में, अनप्रूवन कंपनीज में। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ये लोग करते हैं बिकॉज ये अनप्रूवन कंपनीज है, पता नहीं चलेंगी भी कि नहीं चलेंगी, बट स्टिल दे प्रोवाइड कैपिटल टू देम। एंड आंसर इज दोनों ही स्टेटमेंट जो है हमारे इनकरेक्ट हैं अबाउट द वेंचर कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेंचर कैपिटल, डेफिनेटली क्वेश्चंस यहाँ से देखे जाते हैं। तो यू कैन सी हियर आपका इन्वेस्टमेंट जो है हाई प्रॉफिट्स है बट हाई रिस्क भी इन्वॉल्व है। हाई रिस्क है पर पोटेंशियल होता है ग्रो करने का, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स को के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट होगा जिनमें पोटेंशियल है ग्रो करने का। मनी जो इन्वेस्ट होता है इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में इन्वेस्ट होता है स्टार्टअप कंपनीज में। इन्वेस्टमेंट जनरली इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में या फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। प्रोवाइडर ऑफ वेंचर कैपिटल जो है पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में। ठीक है।